हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एक एजुकेशन स्क्वाड में स्वागत है। और मैं फिर आपके लिए लेकर आ गया हूं मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फिजिकल एजुकेशन के। ठीक है, और उम्मीद करेंगे सारे क्वेश्चन आपको बेहद पसंद आएंगे और आपकी परीक्षा में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, और हाँ, उससे पहले बता दूँ, यदि आप इन क्वेश्चन की PDF पाना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, वहाँ से जाकर आप निःशुल्क डाउनलोड कर लेना। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले मैं हमेशा की तरह 2 लाइनें सिर्फ, ठीक है, बाकी आगे तो आप समझदार ही हैं। तो सुनिए, जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते, सफलता भी उन्हीं को मिलती है जो वक्त और हालात पे रोया नहीं करते। तो चलिए फ्रेंड्स, इन्हीं लाइनों के साथ स्टार्ट करते हैं। गर्मा गर्म क्वेश्चन है हमारा पहला। मनुष्य में क्रोमोसोम की संख्या होती है, ठीक है, तो मनुष्य में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? तो ये होती है 23 जोड़े, या फिर कह लीजिए 46। ठीक है, कितनी? 23 जोड़े या फिर 46 होती है। ठीक है, क्रोमोसोम को मतलब गुणसूत्र भी कहते हैं। ठीक है, और बात कर लेते हैं थोड़ा जो क्रोमोसोम होता है ये पाया कहाँ जाता है। क्वेश्चन आ जाता है कि क्रोमोसोम कहाँ पाया जाता है, तो ये पाया जाता है कोशिका के केंद्रक में। ठीक है, कहाँ पाया जाता है? कोशिका के केंद्रक में पाया जाता है। ठीक है, केंद्रक में पाया जाता है, कोशिका के केंद्रक में पाया जाता है। और इसमें देख लेते हैं थोड़ा, ये जो एक होता है मेल, ठीक है, मेल मतलब पुरुष, और एक होता है फीमेल। ठीक है, तो मेल जो होता है, मेल में ये इस तरीके से कुछ होता है 44 प्लस XY। ठीक है, इस तरीके से ये हो गया पुरुषों का। ठीक है, इसी तरह होता है महिलाओं में 44 तो एक जैसे होते हैं प्लस यक्स इस तरीके से। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से होते हैं। तो इसमें जो होता है ये 44 तो एक जैसे हो गए। ठीक है, बाकी बचे कितने? 2। ठीक है, 2 इधर बचे XY। ठीक है, ये XY और इधर ये महिला में XX हो गया। ठीक है, अब यहाँ से क्वेश्चन आता है कि बच्चे का लिंग निर्धारण किसके गुणसूत्र पर निर्भर करता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमेशा पिता के गुणसूत्र पर बच्चे का लिंग निर्धारण होता है। ठीक है, अभी आपको मतलब देखते हैं इस पर थोड़ा डिस्कस करके। ठीक है, तो यहाँ तक आप समझ गए। जो गुणसूत्र होता है वो पुरुष में या महिला में कितना होता है? 46 होता है, या फिर 23 जोड़ी होता है। ठीक है, जिसमें से 44 जो होते हैं वो एक जैसे होते हैं, और 2 जो होते हैं वो मतलब अलग होते हैं, XY या फिर XX। ठीक है, तो अभी इसको आगे थोड़ा और डिस्कस करते हैं। तो इसमें मान लो जैसे पुरुष जो है, ठीक है, मेल की बात करते हैं, इधर फीमेल की बात करते हैं। अभी इसमें लिंग निर्धारण कैसे होगा वो मैं आपको बता रहा हूँ। अब मान लो जैसे ये पुरुष का जो है, मेल का क्या होता है? XY होता है। ठीक है, XY हो गया, और महिला का XX हो गया। ठीक है तो निषेचन के समय जब पिता यानी पुरुष का यक्स, ठीक है, पुरुष का इसका जो है यक्स और इसका महिला का भी यक्स, ठीक है, इसका भी यक्स, पुरुष का यक्स महिला का यक्स गुणसूत्र मिलेगा तो क्या होगा? तो लड़की होगी। ठीक है, लड़की की संभावना होने की ज़्यादा रहती है, लड़की की। ठीक है, और इसी कंडीशन में यदि पिता का वाई हो, ठीक है, पिता का वाई हो और ये वाला महिला का यक्स हो, ठीक है, पिता का वाई हो और महिला का यक्स हो, तो लड़का होने की संभावना ज़्यादा होती है। ठीक है, तो उम्मीद करेंगे समझ में आ गया होगा आपको कि जब लिंग निर्धारण किसके गुणसूत्र पर निर्भर करता है? पिता का यक्स और माता का यक्स मिलेगा तो लड़की पैदा होगी, लड़की पैदा होने की संभावना ज़्यादा बनी रहेगी। और पिता का वाई माता का यक्स गुणसूत्र मिलेगा तो उस कंडीशन में लड़का पैदा होने की संभावना ज़्यादा रहती है। ठीक है, तो और आपको बता ही दिया है जो मतलब गुणसूत्र होते हैं कहाँ पाए जाते हैं? तो कोशिका के केंद्रक में पाए जाते हैं। ठीक है, कितने होते हैं? 23 जोड़ी या फिर 46। चलिए, उम्मीद कर रहे हैं समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगला देख लेते हैं प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 है, स्वस्थ व्यक्ति का सामान्य रक्तदाब कितना होता है? तो ये होता है 80 से 120 mmHg। ठीक है, तो इसमें जो 120 जो होता है, ठीक है, ये होता है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। ठीक है, और जो 80 होता है ये डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है
ठीक है। जो 120 mmHg होता है ये सिस्टोलिक होता है, जो 80 होता है ये क्या होता है, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है, ठीक है। अब यहाँ से क्वेश्चन एक और बन जाता है कि इसका मतलब ब्लड प्रेशर मापने का यंत्र जो होता है उसे क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं स्फिग्मोमैनोमीटर, ठीक है। और अब बात कर लेते हैं, यहाँ से एक और क्वेश्चन आ जाता है कि घटे हुए सामान्य से घटे हुए ब्लड प्रेशर को क्या कहते हैं, या बढ़े हुए ब्लड प्रेशर को क्या कहते हैं। तो ठीक है, ध्यान रखना, यदि सामान्य जो हमारा सामान्य ब्लड प्रेशर होता है उससे अधिक नीचे आ जाता है तो उसको हाइपोटेंशन कहते हैं, ठीक है। और यदि सामान्य से अधिक ऊंचे पहुंच जाता है तो उसको हाइपरटेंशन कहते हैं, ठीक है। तो मैं अभी आपको बता देता हूं, जैसे मान लो 140/90, ठीक है, 140/90 mmHg, ठीक है, HG मान लो इसको, ठीक है। 140/90 इस तरीके से जब ब्लड प्रेशर मतलब हाई हो जाता है, ठीक है, जो ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है तो 140/90 ये हाई ब्लड प्रेशर है। यदि मतलब 140 से अधिक होगा ठीक है, 140 यानी सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कितना होगा, 140 होगा, और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 90 होगा, ठीक है। इस और कुल मिलाकर 140 सिस्टोलिक 140 डायस्टोलिक 90 से अधिक जब हो जाएगा तब आपका वो किस में आ जाएगा, वो हाइपरटेंशन में आ जाएगा, ठीक है। उसको क्या कहेंगे, हाइपरटेंशन ब्लड प्रेशर हो जाएगा, ठीक है, समझ गए। मतलब सिस्टोलिक 140 से अधिक हो और जो डायस्टोलिक है वो 90 से अधिक हो, तो कुल मिलाकर कहने का मतलब है कि ये जो है 140/90 यदि इससे अधिक हो जाता है ब्लड प्रेशर तो उसको क्या बोलते हैं, हाइपरटेंशन बोलते हैं, ठीक है। अभी आपको मैं बता रहा हूँ हाइपोटेंशन, एक होता हाइपरटेंशन, एक होता हाइपोटेंशन, ठीक है। तो मैंने हाइपरटेंशन बता दिया है, अब देखते हैं हाइपोटेंशन क्या होता है। तो हाइपरटेंशन जो होता था उसको बढ़े हुए ब्लड प्रेशर को हाइपरटेंशन बोलते हैं, ठीक है। लेकिन जो घटा हुआ लो ब्लड प्रेशर होता है, घटा हुआ ब्लड प्रेशर होता है उसको हाइपोटेंशन बोलते हैं, ठीक है। तो अब घटे हुए बात हाइपोटेंशन यानी घटे हुए ब्लड प्रेशर की बात कर लेते हैं। तो हाइपोटेंशन में क्या होता है, सिस्टोलिक, ठीक है, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 90 हो और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 60 हो, ठीक है। अब इससे जो नीचे होगा ब्लड प्रेशर, ठीक है 90/60 यानी सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कितना होगा, 90 होगा, डायस्टोलिक कितना होगा, 60 होगा, ठीक है। अब इससे ये जो ब्लड प्रेशर है 90/60 इससे जब और अधिक घटेगा और घटेगा इससे, तब वो क्या कहलाएगा, हाइपोटेंशन कहलाएगा, या मतलब और हाँ हाइपोटेंशन कहलाता है, ठीक है। 90/60 mmHg जो मतलब ब्लड प्रेशर होगा, तो मतलब इससे और नीचे जब होगा तो उसको क्या कहेंगे, हाइपोटेंशन कहेंगे, ठीक है। तो बढ़े हुए रक्तचाप यानी सामान्य से अधिक बढ़ा हुआ रक्तचाप जो होता है या ब्लड प्रेशर होता है उसको क्या कहते हैं, हाइपरटेंशन, ठीक है। और सामान्य से अधिक मतलब लो हो ब्लड प्रेशर या कम हो तो उसको क्या कहते हैं, हाइपोटेंशन कहते हैं, ठीक है। और इसके ब्लड प्रेशर मापने का यंत्र कौन सा होता है, वो कौन सा होता है, स्फिग्मोमैनोमीटर, ठीक है, स्फिग्मोमैनोमीटर होता है। और स्वस्थ व्यक्ति में 120/80 mmHg होता है। तो चलिए फ्रेंड्स, उम्मीद करें समझ में आया होगा थोड़ा बहुत। अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 3 हमारा क्या है। किस खेल में एक तरफ से केवल 11 खिलाड़ी खेलते हैं, ठीक है। तो किस मतलब क्वेश्चन है, किस खेल में एक तरफ यानी एक टीम में 11 प्लेयर खेलते हैं। तो एक टीम में क्रिकेट हो गई, क्रिकेट की एक टीम में 11, फुटबॉल की, हॉकी की, यानी ये तीनों जो खेल होते हैं इसकी प्रत्येक टीम में 11 खिलाड़ी खेलते हैं, ठीक है। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 4, ठीक है। प्रश्न नंबर 4 क्या है हमारा, ओलंपिक खेलों में भारत ने किस खेल में प्रथम स्वर्ण पदक जीता है। तो ये हो जाएगा हमारा हॉकी, ठीक है। हॉकी खेल में भारत ने पहला स्वर्ण पदक जीता था। और आपको बता दें, और हॉकी में लगातार मतलब 6 बार रिकॉर्ड है, लगातार 6 बार मतलब भारत ने स्वर्ण पदक जीता था, ठीक है। लगातार 6 बार भारत ने स्वर्ण पदक जीता था। और हॉकी की बात करें तो हॉकी की कुल मतलब जो भारत ने गोल्ड मेडल जीते हैं, तो कुल भारत ने 8 गोल्ड मेडल जीते हैं अभी तक, ठीक है। और मैं आपको बता देता हूँ इनको कि
1928, ठीक है, 1928 में वो ओलंपिक थे एम्स्टर्डम ओलंपिक, ठीक है, एम्स्टर्डम ओलंपिक 1928 से इसने मतलब पहला गोल्ड मेडल जीता था, ठीक है। पुरुष हॉकी की बात करी जा रही है, ठीक है। तो 1928 से आप दिमाग में बसा लीजिए कि ये ओलंपिक जो होता है प्रत्येक 4 वर्ष के बाद होता है, ठीक है, कितने, प्रत्येक 4 वर्ष के बाद होता है, वर्ष के अंतराल पर, ठीक है। तो एक तो पहला कब जीता, लगातार 6 बार बता रहा है ना, तो पहला 1928 में जीता, ठीक है, फिर 28 के बाद 4 साल यानी 32 में दूसरा, फिर 36 में फिर 36 में तीसरा, फिर इसी प्रकार क्रम वाइज, और इसमें बीच में जो 2 हुए थे मतलब 1940 और 1944 वाले, वो रद्द हो गए थे क्योंकि उसमें द्वितीय विश्व युद्ध हो रहा था, ठीक है। द्वितीय विश्व युद्ध जो है वो लगभग वही 1939 से 1945 तक चला था, ठीक है। तो उसकी वजह से 1940 और 1944 वाला जो ओलंपिक 2 थे ये रद्द कर दिए गए थे, ठीक है। तो भारत ने 1928 में जीता, फिर 1932 में जीता, फिर 1936 में जीता, फिर 40-44 जो है वो दोनों रद्द हो गए थे, तो फिर 48 में हुआ था, तो 48 में भी जीता था, फिर 52 में जीता, फिर 4 साल बाद 56 आता है, 56 में भी जीता था, ठीक है। तो लगातार 1928, 32, 36, 48, 52, 56, ठीक है, इस तरीके से याद कर लेना, प्रत्येक 4 साल बाद होता है, ठीक। तो 28 से लगाकर 56 तक लगातार जीता था, लेकिन उसमें से 1940 और 1944 द्वितीय विश्व युद्ध के कारण मतलब रद्द कर दिए गए थे, जिसकी वजह से मतलब 2 मतलब नहीं हुए थे ओलंपिक, 40 वाला और 44 वाला। फिर उसके बाद बात करते हैं 1964 में। 1964 में टोक्यो में ओलंपिक हुए थे, वहाँ पर फिर भारत ने गोल्ड मेडल जीता था, और फिर 64 के बाद लास्ट में फिर उधर 1980 में जो मास्को रूस में ओलंपिक हुए थे वहाँ पर भी भारत ने स्वर्ण पदक जीता था। तो कुल मिलाकर 6 तो लगातार जीते थे, फिर 1964 में जीता, फिर 1980 मास्को में जीता, तो कुल मिलाकर हॉकी खेल में भारत ने कुल 8 स्वर्ण पदक जीते हैं, ठीक है। और बात करी जाए यदि हॉकी को ओलंपिक में कब शामिल किया गया है, तो हॉकी को ओलंपिक में 1908 में जो कि लंदन में ओलंपिक हुए थे वहाँ पर इनको शामिल किया गया था। तो ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद कर रहे हैं समझ में आया होगा। और अगला देखते हैं, अगला क्या है हमारा प्रश्न नंबर 5 है, एशियाई खेलों की शुरुआत करने का श्रेय किस देश को जाता है। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िएगा। क्या है हमारा क्वेश्चन, एशियाई खेलों की शुरुआत करने का श्रेय किस देश को है, तो ये है हमारे भारत देश को, ठीक है। और कहाँ से हुई थी, तो 1951 में इसकी शुरुआत हुई थी नई दिल्ली से, ठीक है। एशियाई खेलों की शुरुआत करने का श्रेय किसको है, भारत को है। भारत ने इसका मतलब शुरुआत इसकी की थी एशियाई खेलों की। कहाँ से करी थी, तो 1951 में नई दिल्ली से करी थी। और किस स्टेडियम में पूछ ले पहला खेल खेला गया, तो मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में खेला गया। और किसके द्वारा, तो ये राजेंद्र प्रसाद द्वारा मतलब इसकी शुरुआत कराई गई थी, ठीक है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा इसकी शुरुआत कराई गई थी नई दिल्ली 1951 में, ठीक है। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 6, प्राचीन ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब हुई है, तो प्राचीन ओलंपिक खेलों की शुरुआत हुई 676 BC, ठीक है। यहाँ पे जो BC होता है इसका मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, ठीक है। क्या होता है, बिफोर क्राइस्ट होता है। और एक होता है AD, ठीक है। AD का मतलब क्या होता है, एनो डोमिनी, ठीक है, एनो डोमिनी। इसका मतलब ये होता है जो BC होता है, ठीक है, ये जो BC होता है इसका मतलब होता है कि बिफोर क्राइस्ट। और ये बिफोर क्राइस्ट मतलब जो भगवान, जो क्रिश्चियन के भगवान ईसा मसीह होते हैं, तो ईसा मसीह के पहले का जो पूर्व, ईसा मसीह के जन्म के पूर्व का जो है समय, ठीक है, ईसा मसीह के जन्म के पूर्व का जो समय होता है उसको क्या बोलते हैं, उसको BC बोलते हैं, ठीक है। और ईसा मसीह के जन्म के बाद का जो समय होता है उसको AD बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, AD बोलते हैं, एनो डोमिनी बोलते हैं, ठीक है, एनो डोमिनी। और इसका होता है बिफोर क्राइस्ट, ठीक है। तो ईसा मसीह के जन्म से पूर्व का समय BC कहलाता है, और ईसा मसीह के जन्म के बाद का समय AD कहलाता है, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, हमारा क्वेश्चन है 6 नंबर था हमारा क्वेश्चन, प्राचीन ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब हुई, तो 776 BC से हुई थी, ठीक है। 776 BC से हुई थी। और इसकी शुरुआत जो है ये मतलब जब हुई थी तो एक ओलंपिया घाटी थी, ठीक है। यूनान में एक ओलंपिया घाटी थी, वहाँ से इसकी
शुरुआत हुई थी, ठीक है। इसीलिए इस खेल को ओलंपिक कहा जाता है, क्योंकि ओलंपिया घाटी में इसकी शुरुआत हुई थी, इसी कारण से इसे ओलंपिक खेलों का नाम पड़ गया था, ठीक है। और जो ओलंपिक खेल थे, प्राचीन ओलंपिक खेल थे, ये एक जीएस देवता, आपको कहीं कहीं किताबों में जीउस मिल जाएगा, जीएस मिल जाएगा, ठीक है, इस तरीके से नाम मिलेगा, बाकी चीज़ एक ही है, ठीक है। जीएस हो या जीउस हो, बात मतलब एक ही है। तो जीएस देवता या जीउस देवता थे, उनके सम्मान में खेला जाता था, ठीक है। और उस समय भी प्रत्येक 4 वर्षों के अंतराल पर इसका आयोजन होता था, और जो विजेता होता था, ठीक है, खेल का जो विजेता होता था उसको जैतून के पत्ती, ठीक है, जैतून के पत्तों का जो है माला पहनाया जाता था या फिर मुकुट पहनाया जाता था। जैतून के जो पत्ते होते थे उनका माला या मुकुट पहनाया जाता था। और एक इसमें शब्द आ जाता है, मैं मतलब एक प्रश्न आता है ओलंपियाड, ठीक है। ओलंपिक जो है तो एक शहर यानी घाटी का नाम है ओलंपिक, ठीक। ओलंपिया शहर का मतलब ओलंपिया शब्द जो घाटी थी, ठीक है, ओलंपिया घाटी में इसका आयोजन होता था, इसीलिए इनका नाम ओलंपिक पड़ा था। लेकिन यहाँ पे एक ओलंपियाड शब्द आता है, तो ओलंपियाड शब्द का मतलब होता है जो 4 खेलों के मतलब 2 खेलों के मध्य जो बीच में 4 वर्ष का अंतराल होता है, ठीक है। जिससे मान लो इस समय ओलंपिक हुए तो इसके बाद फिर 4 साल बाद होगा, तो बीच का जो 4 साल का गैप होता है, ठीक है, जो 4 साल की समय अवधि होती है उसको ही ओलंपियाड बोला जाता है, ठीक है। और इसमें प्राचीन ओलंपिक में खास बात ये थी, इसमें महिलाओं को भागीदारी नहीं मिलती थी, ठीक है। महिलाएं इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाती थी और ना ही उनको देखने का मौका दिया जाता था, क्योंकि इसमें जो कुछ खेल थे तो वो जो पुरुष थे वो नग्न अवस्था में मतलब बिना विदाउट कपड़ों के एक भी कपड़ा नहीं पहनते थे, ऐसे ही खेलते थे। लेकिन यूनान में स्त्रियों को मान सम्मान बहुत ज़्यादा था, इसीलिए वो लोग वहाँ जाना मतलब उनका प्रतिबंध लगाए थे कि महिलाएं यहाँ पर नहीं आ सकती हैं, ये उनके महिलाओं के सम्मान के लिए बात थी, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, उम्मीद कर रहे हैं समझ में आया होगा थोड़ा बहुत। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर हमारा क्या है। प्रश्न नंबर है 7, आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब हुई, ठीक है। अभी हमने प्राचीन ओलंपिक की बात करी, अभी हम आधुनिक ओलंपिक की बात करते हैं। तो आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब से हुई है, तो 6 अप्रैल 1896 यूनान की राजधानी एथेंस से हुई है, ठीक है। कहाँ से हुई है, यूनान की राजधानी एथेंस से हुई है, और करी किसने थी, पियरे डी कुबर्टिन ने करी थी, ठीक है। पियरे डी कुबर्टिन ने 6 अप्रैल 1896 को यूनान की राजधानी एथेंस में करी थी। अगला देख लेते हैं प्रश्न नंबर 8, साइना नेहवाल किस खेल से संबंधित हैं, तो ये संबंधित है भारतीय बैडमिंटन से, संबंधित हैं। और इन्होंने लंदन ओलंपिक 2012 में कांस्य पदक जीता था, और ये ऐसा करने वाली भारत की पहली महिला बन गई थी, ठीक है। अब रिपीट कर देते हैं इसको एक बार, साइना नेहवाल किस खेल से संबंधित है, ये हमारा क्वेश्चन है। तो साइना नेहवाल जो है भारतीय बैडमिंटन प्लेयर हैं, ठीक है। और ये किस खेल मतलब इन्होंने क्या किया है, लंदन ओलंपिक 2012 में कांस्य पदक जीता था, और ऐसा करने वाली वो भारत की पहली महिला बन गई थी, ठीक है। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 9, भारतीय क्रिकेट टीम ने सर्वप्रथम क्रिकेट विश्व कप कब जीता, तो ये जीता था 1983 में, और वो कप्तान कौन थे, कपिल देव थे। और फिर उसके बाद T20 विश्व कप जीता था वो 2007 में, और फिर उसके बाद एक और जीता था वनडे वर्ल्ड कप 2011 में। उस समय महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी थी। T20 जो 2007 में जीता था उसमें भी मतलब महेंद्र सिंह धोनी की कैप्टनसी थी, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन 9 नंबर क्या है, भारतीय क्रिकेट टीम ने सर्वप्रथम क्रिकेट विश्व कप कब जीता है, तो ये जीता था 1983 में कपिल देव की कप्तानी में, ठीक है। फिर उसके बाद 2007 में T20 जो था उसको जीता था भारत ने महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में, और फिर उसके बाद एक वनडे का और जीता था 2011 में, वो भी महेंद्र सिंह की कैप्टनसी में जीता था, ठीक है। अगला देख लेते हैं, प्रथम एशियाई खेलों का शुभंकर क्या था, तो प्रथम एशियाई खेलों का शुभंकर था जंतर मंतर, ठीक है। अगला देख लेते हैं प्रश्न नंबर 11, खेल क्रियाओं में थकान का कारण है, तो ये लैक्टिक एसिड का जमाव जब हो जाता है तो ये मतलब थकान का मुख्य कारण होता है लैक्टिक एसिड का जमाव। अगला देख लेते हैं, अगला है प्रश्न नंबर 12,
स्कोलियोसिस एक शारीरिक समस्या जो संबंधित है, तो ये रीढ़ की हड्डी से संबंधित है, ठीक है। स्कोलियोसिस एक शारीरिक समस्या है जो संबंधित है, तो रीढ़ की हड्डी से संबंधित है। और इसमें दिक्कत क्या होती है, जो हमारी रीढ़ की हड्डी होती है, ठीक है, उसमें मतलब तिरछापन आ जाता है। जैसे मान लो कभी कभी सी आकार की तिरछा हो जाएगी, ठीक है, कभी यस आकार की तिरछा हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से इसकी जो मतलब आकार हो जाता है, तो रीढ़ की जो हड्डी होती है उसमें मतलब कहीं यस आकार का, कहीं सी आकार की आकृति बन जाती है। इस तरीके से वो टेढ़ी हो जाती है, ठीक है। तो इसी टेढ़ी हुई हड्डी को टेढ़ी हुई रीढ़ की हड्डी को स्कोलियोसिस कहा जाता है, ठीक है। और ये कई प्रकार की होती है स्कोलियोसिस। ये जो तिरछा होने की प्रक्रिया है, इसके कई प्रकार होते हैं। तो आप इतना याद रखिए, आपके लिए इतना महत्वपूर्ण है कि स्कोलियोसिस जो बीमारी होती है, ये किससे, शरीर के किस भाग से संबंधित होती है, तो ये रीढ़ से संबंधित होती है, रीढ़ की हड्डी से संबंधित होती है। और इसमें जो होती है हड्डी यस या सी प्रकार की आकृति में बन जाती है, ठीक है। यानी रीढ़ की हड्डी का टेढ़ा होना, तिरछा होना स्कोलियोसिस कहलाता है। बस इतना आपके लिए महत्वपूर्ण है। अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 13। सॉरी, सीखने का सिद्धांत दिया है, तो सीखने का सिद्धांत किसने दिया है, थॉर्नडाइक ने दिया है, ठीक है। और इन्होंने 3 मुख्य और 5 गौड़ नियम बताए हैं, ठीक है। थॉर्नडाइक ने सीखने के 3 नियम जो है मुख्य बताए हैं और 5 नियम गौड़ बताए हैं, ठीक है। जिसमें से जो 3 इनके मुख्य नियम हैं वो ध्यान रखना, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है, वो पूछ लेता है, ठीक है। तो इनका जो पहला है, ठीक है, पहला क्या है, तत्परता का नियम, ठीक है, तत्परता का नियम। फिर दूसरा जो है अभ्यास का नियम, ठीक है, किसका, अभ्यास का नियम। और फिर तीसरा जो है वो क्या है, प्रभाव का नियम, ठीक है। पहला क्या है, तत्परता का, दूसरा है अभ्यास का, और तीसरा है प्रभाव का नियम, ठीक है। और जो थॉर्नडाइक थे, इन्होंने अपना प्रयोग किस पे किया था, तो इन्होंने अपना प्रयोग बिल्ली पर किया था, ठीक है। किस पे किया था, बिल्ली पर किया था, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, हमारा क्वेश्चन था सीखने का सिद्धांत किसने दिया, तो थॉर्नडाइक ने दिया है। और थॉर्नडाइक ने सीखने के मुख्य 8 नियम बताए हैं, ठीक है। कितने, टोटल 8 नियम बताए हैं, जिसमें से 3 मुख्य हैं, 5 गौड़ हैं। तो जो मुख्य नियम हैं 3, उसमें क्या है, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम, ये 3 इनके मुख्य नियम होते हैं। यहीं से क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक है। और यदि बात करी जाए कि इन्होंने, थॉर्नडाइक ने अपना प्रयोग सर्वप्रथम किस पर किया था, तो इन्होंने सबसे पहले बिल्ली पर किया था। और जो थॉर्नडाइक जो ये एक मनोवैज्ञानिक थे अमेरिका के, ठीक है, अमेरिका के जाने माने मनोवैज्ञानिक थे। चलिए फ्रेंड्स, अगला देखते हैं 15 नंबर, वो अगला है हमारा 14 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। हाइड्रोथेरेपी को कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं, हाइड्रोथेरेपी को कहते हैं। तो इसे जल चिकित्सा भी कहते हैं। और इसमें जो ये थेरेपी शब्द लगा होता है, इसका मतलब क्या होता है बताना है। तो इसका मतलब होता है उपचार, ठीक है। थेरेपी का मतलब होता है उपचार। अगला देख लेते हैं क्या है, प्रश्न नंबर 15 है, द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है, तो ये दिया जाता है विशिष्ट खेल प्रशिक्षक को, ठीक है। द्रोणाचार्य जो पुरस्कार दिया जाता है, किसको दिया जाता है, विशिष्ट खेल प्रशिक्षक को दिया जाता है, यानी कोच को दिया जाता है, ठीक है। जो हमारे देश के लिए अच्छे खिलाड़ी तैयार करते हैं, जो गुरु होते हैं खिलाड़ियों के, जो कोच होते हैं, जो देश के लिए अच्छे खिलाड़ी प्लेयर तैयार करते हैं, उनको मतलब द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है। और जो द्रोणाचार्य पुरस्कार मतलब था, इसकी जो शुरुआत हुई थी ये 1985 से हुई थी, ठीक है। इससे पहले, और जो बात कर लीजिए अर्जुन पुरस्कार की, तो अर्जुन पुरस्कार की जो शुरुआत हुई थी तो 1961 से हुई थी, ठीक है। बात कर लीजिए राजीव गांधी खेल रत्न की, तो 1991-92 से, ठीक है, 91-92 से शुरुआत हुई थी, ठीक है। यानी अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत कब से हुई है, 1961 से। राजीव गांधी खेल रत्न, जिसे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड अब कहा जाता है, तो इसकी शुरुआत हुई है 1991-92 से। बात करी जाए द्रोणाचार्य अवार्ड की, ठीक है, किसकी, द्रोणाचार्य अवार्ड की, तो ये हो जाती है 1985 से, ठीक है, 1985 से, हाँ, 1985, ठीक है, 1985 से द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। और ये किसको दिया जाता है, तो ये गुरु या प्रशिक्षक या कोच को दिया जाता है, ठीक है। और बात कर लेते हैं इस पर थोड़ी,
कि इसमें क्या दिया जाता है, ठीक है। तो इसमें जो है प्रशिक्षक को, कोच को, यानी जिसको द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है, ठीक है, उसे 15 लाख रुपए जो है नगद पुरस्कार दिया जाता है, एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है, साथ में क्या है कि मतलब एक गुरु द्रोणाचार्य की कांस्य प्रतिमा दी जाती है, ठीक है, गुरु द्रोणाचार्य की कांस्य प्रतिमा दी जाती है और साथ में एक शाल दी जाती है, ठीक है। यानी कुल मिलाकर 15 लाख, मतलब 15 लाख रुपए, एक प्रशस्ति पत्र और गुरु द्रोणाचार्य की एक कांस्य प्रतिमा दी जाती है और साथ में एक शाल दी जाती है, वही तौलिया टाइप से जो शाल होती है, शाल दी जाती है। और आपको बता देता हूँ, जानकारी ये है जितनी मुझको, कि ये जो मतलब द्रोणाचार्य पुरस्कार होता है, ठीक है, ये 2 कैटेगरी में मिलता है, ठीक है, लाइफ टाइम कैटेगरी में और रेगुलर कैटेगरी में, ठीक है। तो लाइफ टाइम कैटेगरी में पूछ लेता है कितनी धनराशि दी जाती है, तो लाइफ टाइम कैटेगरी के लिए 15 लाख रुपए की धनराशि है और जो रेगुलर कैटेगरी में दिया जाता है वो 10 लाख रुपए दिया जाता है, ठीक है। अगला देख लेते हैं, प्रश्न क्या है हमारा। अगला है प्रश्न नंबर 16, किशोरावस्था के पूर्व तक सेक्स हार्मोन्स का रिसाव किया जाता है, ठीक है। तो ये किससे होता है, ये पिट्यूटरी ग्रंथ से होता है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है हमारा, किशोरावस्था के पूर्व तक सेक्स हार्मोन्स का रिसाव रिसाव किया जाता है, तो ये पिट्यूटरी ग्रंथ द्वारा किया जाता है। और आपको मैं बता चुका हूँ पिट्यूटरी ग्रंथ के बारे में कई बार। जो पिट्यूटरी ग्रंथ होती है इसे ही पीयूष ग्रंथ कहते हैं, इसे ही मास्टर ग्रंथ कहते हैं, ठीक है। और जो इसका वजन होता है, तो वजन कितना बताया है आपको, 0.6 ग्राम होता है, ठीक है। कितना, 0.6 ग्राम होता है। और बात करी जाए औंस में तो 0.02 औंस होता है, ठीक है, 0.02 औंस होता है, ठीक है ये। और इसका जो पिट्यूटरी ग्रंथ यानी पीयूष ग्रंथ जो होती है, इसका जो आकार पूछ ले तो आकार होता है मटर के दाने जैसा। और ये लगभग 13 प्रकार के हार्मोन्स निकालती है, ठीक है, स्रावित करती है पिट्यूटरी या पीयूष ग्रंथ, ठीक है। और क्वेश्चन हमारा क्या था, किशोरावस्था के पूर्व तक सेक्स हार्मोन्स का रिसाव कौन करता है, तो पिट्यूटरी ग्रंथि करती है, ठीक है। अब यहाँ पे जो किशोरावस्था होती है इसकी उम्र क्या होती है, 12 से 18 वर्ष तक की जो होती है, अवस्थाएं 4 होती हैं, ठीक है। 0 से 6 वर्ष तक की शैशवावस्था, 6 से 12 वर्ष तक की बाल्यावस्था, 12 से 18 वर्ष तक की किशोरावस्था और फिर 18 के ऊपर की जो होती है प्रौढ़ावस्था होती है, ठीक है। तो ये जो किशोरावस्था होती है तो ये बड़ी घातक उम्र होती है। इसमें वो स्टैनले हॉल ने एक परिभाषा दी है कि किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल होता है, ठीक है। आंधी तूफान की अवस्था बताई है इसको। तो हमारा क्वेश्चन था किशोरावस्था के पूर्व तक सेक्स हार्मोन्स कौन रिसाव करता है, तो पिट्यूटरी ग्रंथि करती है, ठीक है। अगला देखते हैं, रंगास्वामी कब संबंधित है, तो ये पुरुष हॉकी से संबंधित है, ठीक है। रंगास्वामी कब किस खेल से संबंधित है, तो ये पुरुष हॉकी से संबंधित है। अगला है प्रश्न नंबर 18, शब्द क्यों संबंधित है, तो ये बिलियर्ड खेल से संबंधित है। अगला देखते हैं, हार्वर्ड स्टेप टेस्ट एक परीक्षण है जो मापता है, तो कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस को मापता है, ठीक है। कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस को मापा जाता है हार्वर्ड स्टेप टेस्ट के द्वारा, ठीक है। अगला है प्रश्न नंबर 20, क्लीन जर्क स्नैच शब्दावलियाँ संबंधित हैं, तो ये वेट लिफ्टिंग से संबंधित हैं, ठीक है। प्रश्न नंबर 20 हमारा क्या था, क्लीन एवं जर्क एवं स्नैच शब्दावलियाँ संबंधित हैं, तो ये वेट लिफ्टिंग यानी भारत तोलन से संबंधित हैं। हमारी मीराबाई चानू जो हैं वो भी भारत तोलन से संबंधित हैं। अगला देखते हैं, पायोली एक्सप्रेस किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है पीटी ऊषा को, ठीक है। पायोली एक्सप्रेस किसे कहा जाता है, पीटी ऊषा को कहा जाता है। और पायोली एक्सप्रेस के साथ में इनके एक आधा और नाम है, ठीक है। इनको ट्रैक एंड फील्ड क्वीन कहा जाता है, ठीक है। ट्रैक एंड फील्ड क्वीन कहा जाता है, पायोली एक्सप्रेस कहा जाता है, उड़न परी भी इन्हीं को कहा जाता है, ठीक है, पीटी ऊषा को। और बात करें पीटी ऊषा किस राज्य से है, तो इनका राज्य केरल है, ठीक है। और ये मतलब किस खेल से संबंधित हैं, तो ये एक एथलीट हैं, धावक हैं, ठीक है। अगला देख लेते हैं प्रश्न नंबर 22, बॉल एंड सॉकेट जोड़ कहाँ पाए जाते हैं, तो ये पाए जाते हैं कंधे में, ठीक है। ये जो कंधा होता है, पखौरा होता है हमारा, जो ये हाथ आकर उसमें ये इस प्रकार से कुछ होता है, मान लो जैसे हमारा पखौरा है, ठीक है, अभी बता रहे हैं आपको इस तरीके से, ठीक है। ये पखौरा है और ये हमारा हाथ गया, ये यहाँ से गया, अब यहाँ पर ये हमारा हाथ गया, यहाँ पे ये इसमें बैठ गया जाकर, ठीक है,
ये इस तरीके से बैठ गया। तो ये जो जोड़ हो जाएगा हाथ और कंधे का जो जोड़ होता है इसको क्या कहते हैं, बॉल एंड सॉकेट जोड़ कहते हैं। ठीक है, बॉल एंड सॉकेट जोड़ कहते हैं इसको। अगला क्या है, प्रश्न नंबर 23, लिगामेंट का जोड़ फैलना या फटने को कहते हैं। लिगामेंट जो होता है, लिगामेंट का जोड़ फैलना या फटने को क्या कहते हैं, तो इसको मोच कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, मोच कहते हैं। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 24, मांसपेशियों में खिंचाव होने पर सिकाई की जाती है। ठीक है, तो मांसपेशियों में यदि खिलाड़ी या किसी व्यक्ति में मांसपेशियाँ खिंच जाती हैं तो उसमें किस प्रकार की सिकाई करनी चाहिए, तो उसमें बर्फ़ की सिकाई करनी चाहिए जिसे, और बर्फ़ चिकित्सा को क्या कहते हैं, क्रायोथेरेपी, और क्रायोथेरेपी हो गया, और आइसोथेरेपी भी इसे बोलते हैं, शीत चिकित्सा भी इसे बोलते हैं। ठीक है, बर्फ द्वारा की गई चिकित्सा को आइसोथेरेपी, क्रायोथेरेपी, शीत चिकित्सा कहते हैं। और बर्फ द्वारा की गई चिकित्सा से फायदा क्या होता है, जिस भाग में सूजन होती है वहाँ पर सिकाई करने से सूजन कम हो जाती है, प्लस जो दर्द होता है, ठीक है, क्या होता है, दर्द जो होता है वो भी, दर्द में राहत मिलती है, राहत मिलती है। ठीक है, दर्द में भी राहत मिलती है। और अगला देख लेते हैं क्या है प्रश्न नंबर 25, सीटियस, आल्टियस, फार्टियस शब्दों की रचना किसने की थी, तो ये करी थी फादर हेनरी डिडान ने। ठीक है, और जो फादर हेनरी डिडान थे ये डॉक्टर पियरे डी कुबर्टिन जो थे, ठीक है, पियरे डी कुबर्टिन थे, इनके परम मित्र थे। ठीक है, फादर हेनरी डिडान और जो ये डॉक्टर पियरे डी कुबर्टिन जो थे ये बहुत क्लोज फ्रेंड थे। ठीक है, तो ये शब्द जो किसके थे, ये फादर हेनरी डिडान के थे। तो इन्होंने पियरे डी कुबर्टिन ने इनसे समझ लो एक हिसाब से मांगा था, उधार लिया था ये शब्द तीन। ठीक है, तीन थोड़े जो शब्द थे सीटियस, आल्टियस और फार्टियस, ये फादर हेनरी डिडान ने इनको बनाया था, डिजाइन किया था लेकिन इनको पियरे डी कुबर्टिन ने इनसे एक हिसाब से उधार लिया था ये शब्द। ठीक है, तो वही क्वेश्चन है कि सीटियस, आल्टियस, फार्टियस शब्दों की रचना किसने की थी, तो रचना करी थी फादर हेनरी डिडान ने। ठीक है, अब मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे, अब इस समय की जो बात करी जाती है कि अभी प्रेजेंट टाइम में, तो इसका जो ये वाक्य है, आदर्श वाक्य है, ये बदल चुका है। बदल क्या है, मतलब बदला नहीं, इसमें और ऐड हो चुका है थोड़ा। ठीक है, एक शब्द इसमें और ऐड किया गया है, वो क्या है, कम्युनिटर। ठीक है, क्या है, कम्युनिटर, कम्युनिटर। ठीक है, कम्युनिटर शब्द, ये वाला जो शब्द है, ये शब्द कम्युनिटर, ये जो है कम्युनिटर शब्द। ठीक है, क्या है, कम्युनिटर जो शब्द है ये इसमें अलग से जोड़ दिया गया है। ठीक है, मैं इसको सही से लिख देता हूँ, कम्युनिटर। ठीक है, ये शब्द इसमें जुड़ गया है अलग से। ठीक है, कम्युनिटर अब क्या हो गया है इसका पूरा, सीटियस, आल्टियस, फार्टियस, कम्युनिटर, ये 4 शब्द हो गए हैं। ठीक है, और ये कब जोड़ा गया है, तो ये 22 जुलाई 2021 में इसको जोड़ दिया गया था। किस लिए, क्योंकि उस समय कोरोना काल था। कोरोना को देखते हुए कि हम मतलब कोरोना को देखते हुए मतलब ये इस शब्द को जोड़ा गया कम्युनिटर, मतलब टूगेदर, इसका मतलब होता है टूगेदर, मतलब साथ साथ, कि हम लोग विपत्ति के समय में, वैश्विक बीमारी थी उस समय, तो हम विपत्ति के, मुसीबत के समय में सब एक साथ में हैं पूरी दुनिया के लोग। ठीक है तो इसीलिए इस शब्द को जोड़ा गया था कम्युनिटर, और इसका जो मतलब होता है, मीनिंग होता है, ये होता है कि एक साथ, टूगेदर, एक साथ। ठीक है, अभी मैं आपको बता देता हूँ, ये जो सीटियस होता है, ठीक है, सीटियस, आल्टियस, फार्टियस और कम्युनिटर, ये सब लैटिन भाषा में शब्द हैं, इसीलिए हमें समझ में कम आते हैं। ठीक है, जो इनका अंग्रेजी में है होता है, तो सीटियस का क्या हो जाता है, फास्टर। ठीक है, सीटियस का क्या होता है, फास्टर हो जाता है। फिर जो आल्टियस होता है इसका हाइयर हो जाता है। ठीक है, और फिर जो फार्टियस होता है इसका क्या हो जाता है, स्ट्रॉन्गर। ठीक है, क्या होता है, स्ट्रॉन्गर हो जाता है। और जो कम्युनिटर होता है उसका क्या होता है, टूगेदर होता है। ठीक है, टूगेदर हो जाता है। ठीक है, तो बता देता हूँ आपको, सीटियस का मतलब होता है फास्टर, और आल्टियस का मतलब होता है हाइयर, फार्टियस का मतलब होता है स्ट्रॉन्गर, और जो कम्युनिटर शब्द होता है उसका मतलब होता है टूगेदर। ठीक है, तो यहाँ पे इसका अर्थ जो हो जाएगा, सीटियस मतलब तेज, आल्टियस मतलब ऊंचा, फार्टियस मतलब बलवान, और जो कम्युनिटर होता है उसका मतलब होता है साथ साथ। ठीक है, और ये शब्द किसने दिए थे, तो फादर हेनरी डिडान ने दिए थे। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं सारे क्वेश्चन आपको पसंद आए होंगे, और इसी तरह के और वीडियो पाने के लिए
हमारे चैनल पर यदि अभी भी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और मिलते हैं कल फिर अगले नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।